गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम सभी लोगों का। जी, क्लास लाइव हो चुकी है दोस्तों। 9:05 अब हुए हैं और तारीख आपको पता है, आज है 22 अगस्त 2023। क्लास इज एब्सोल्युटली लाइव। आप सभी लोगों का स्वागत, इस्तकबाल, अभिनंदन। आइए जी, सारे के सारे लोग जल्दी से मौजूद हो जाइए। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि अगली क्लास में जब हमारी मुलाकात होगी तो हम बात करेंगे अबाउट रिलेशंस बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स, संघ एवं राज्यों के बीच संबंध। ये प्रोविजन, ये प्रावधान हमने ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए गए हैं, रिलेशंस बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। तो आइए जानते हैं कि संघ और राज्यों के बीच क्या क्या संबंध होते हैं और कितने प्रकार के संबंध होते हैं। सबसे पहले तो ध्यान रखेंगे, अगर हम संघ और राज्यों के बीच संबंधों की बात करें, इन्हें हम तीन भागों में विभाजित करते हैं। सबसे पहले होते हैं लेजिस्लेटिव रिलेशंस, यानी कि विधायिक संबंध। आर्टिकल 245 से लेकर 255 तक संघ और राज्यों के बीच विधायिक संबंध या लेजिस्लेटिव रिलेशंस की बात कही गई है। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस, उसके बाद होते हैं प्रशासनिक संबंध, आर्टिकल 256 से लेके जो कि 263 तक है। और फिर होते हैं फाइनेंशियल रिलेशंस, यानी कि वित्तीय संबंध, जिनका उल्लेख आर्टिकल 264 से लेके किया गया है 293 तक। ये तीन प्रकार के रिलेशंस, ये तीन प्रकार के संबंध संघ और राज्यों के बीच होते हैं। नोट कीजिए। इसके बाद अगर हम लेजिस्लेटिव रिलेशंस के बारे में बात करें तो ये दो आधार पर है, बेस्ड ऑन टेरिटरी, यानी कि राज्य क्षेत्र के आधार पर, जो कि आर्टिकल 245 में है। और फिर बेस्ड ऑन सब्जेक्ट्स या विषयों के आधार पर, जो कि आर्टिकल 264 में है। चलिए, सबसे पहले हम बात करेंगे लेजिस्लेटिव रिलेशंस या विधायी के संबंधों के बारे में। आर्टिकल 245 कहता है पार्लियामेंट हैज द राइट टू मेक लॉज फॉर इंडियन यूनियन और एनी पार्ट ऑफ दैट। संसद को अधिकार है कि वह संपूर्ण भारत राज्य क्षेत्र या उसके किसी भी भाग के लिए विधि का निर्माण कर सकती है। तो आप जानते हैं कि अगर हमारे देश के लिए कोई भी कानून बनाया जाएगा या कोई भी कानून बनाया जाता है तो वो किसके द्वारा बनाया जाता है? संसद के द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा। संसद को अधिकार है कि वह पूरे देश या उसके किसी भी भाग के लिए किसी भी विधि का निर्माण कर सकती है। आर्टिकल 246 कहता है कि संघ और राज्यों के बीच जो शक्तियों का बंटवारा किया गया है, जो शक्तियों का विभाजन किया गया है, वो किया गया है एज पर द लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वो किया गया है संविधान की सूचियों के तहत। और आर्टिकल 246 में ही, 246 में ही लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान की सूचियों का उल्लेख किया गया है।
हमारे संविधान में 3 सूचियां हैं, जिसमें सबसे पहली कहलाती है यूनियन लिस्ट या संघ सूची। यूनियन लिस्ट हैज दोज सब्जेक्ट्स ऑन विच ओनली पार्लियामेंट कैन मेक द लॉज। संघ सूची में वो विषय आते हैं जिन पर केवल संसद के ही द्वारा कानून बनाया जा सकता है। और ध्यान रखेंगे, यूनियन लिस्ट में वर्तमान में 100 सब्जेक्ट्स हैं, 100 विषय हैं, जो कि मूलतः या बेसिकली कितने हुआ करते थे, 97। ये लिखे अभी भी 97 तक ही जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे संविधान के आर्टिकल्स तो 395 तक ही लिखे जाते हैं, लेकिन उनकी संख्या बढ़कर 450 से अधिक हो चुकी है। उसके बाद आता है स्टेट लिस्ट, उसके बाद आती है राज्य सूची। इट हैज दोज सब्जेक्ट्स ऑन विच स्टेट मेक्स द लॉ। इसमें वो विषय आते हैं जिन पर कानून बनाने का अधिकार राज्य का होता है या राज्य विधान मंडल का होता है। वर्तमान में एट प्रेजेंट इट हैज 61 सब्जेक्ट्स, इसमें 61 विषय हैं, लेकिन पहले इसमें 66 विषय हुआ करते थे। लेकिन ध्यान रखेंगे, बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976, लेकिन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत राज्य सूची से 5 विषयों को निकाल दिया गया और डाल दिया गया किसमें, कॉन्करेंट लिस्ट या समवर्ती सूची में। कॉन्करेंट लिस्ट हैज दोज सब्जेक्ट्स ऑन विच बोथ पार्लियामेंट एंड स्टेट कैन मेक द लॉज। समवर्ती सूची में वो विषय आते हैं जिन पर संघ और राज्य दोनों के ही द्वारा कानून बनाया जा सकता है। It has those subjects on which both union and state can make the laws। इसमें वो विषय आते हैं जिन पर संघ और राज्य दोनों के ही द्वारा कानून बनाया जा सकता है। इट हैज 52 सब्जेक्ट्स, इसमें 52 विषय हैं, जो कि पहले 47 हुआ करते थे, लेकिन वो 52 कब हुए, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत, जब राज्य सूची के 5 विषयों को राज्य सूची से निकालकर डाल दिया गया समवर्ती सूची में। ये काम 1976 में हुआ था। और वो 5 सब्जेक्ट कौन कौन से थे, एजुकेशन, फॉरेस्ट, वेइंग एंड मेजरमेंट, यानी कि तौल तथा माप। इसके अलावा वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, वन्य जीव संरक्षण, और फैमिली प्लानिंग या परिवार नियोजन। ये वो 5 विषय थे जिन्हें राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में डाल दिया गया था। अगला है आर्टिकल 248, जिसके अंतर्गत आती है रेजिडोरी पावर्स या अवशिष्ट शक्तियां। यानी कि ये कहता है कि वो विषय जिन्हें संविधान की किसी भी सूची में शामिल नहीं किया गया है, यानी कि वो विषय जो ना तो यूनियन लिस्ट में है, ना ही स्टेट लिस्ट में है, और ना ही कॉन्करेंट लिस्ट में है, उन पर कानून बनाने का जो अधिकार है वो केवल किसका होगा, संसद का। पार्लियामेंट विल मेक द लॉज ऑन दोज सब्जेक्ट्स ऑन विच या विच आर नॉट इंक्लूडेड इन एनी ऑफ द लिस्ट्स। वो विषय जो किसी भी सूची में शामिल नहीं किए गए हैं, वो विषय जो किसी भी सूची में शामिल नहीं किए गए हैं, उन पर कानून बनाने का अधिकार संसद का होगा। उन पर कानून बनाने का अधिकार संसद का होगा, उन पर संसद के द्वारा ही कानून बनाया जाएगा।
लॉ मेकिंग बाय द पार्लियामेंट ऑन द सब्जेक्ट्स ऑफ स्टेट लिस्ट। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि राज्य सूची के विषय पर संसद के द्वारा कानून बनाया जाए? ये तो हो सकता है, क्योंकि हमारे देश में केंद्र मजबूत है और राज्य कमजोर। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि संघ सूची के विषय पर राज्य के द्वारा कानून बनाया जाए। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट्स पर पार्लियामेंट कानून, यूनियन लिस्ट के विषय पर स्टेट कानून नहीं बना सकती, लेकिन स्टेट लिस्ट के विषय पर संसद या यूनियन कानून बना सकती है। और कब बना सकती है? सबसे पहला है आर्टिकल 249 अनुच्छेद 249, ऑन द प्रपोजल ऑफ राज्यसभा या राज्यसभा के प्रस्ताव के आधार पर। वो कैसे होगा? अगर कोई राज्य किसी भी बिल को 2/3 बहुमत से अपने विधानसभा में पारित कर देता है और उस विधेयक को वो राज्यपाल को सौंप देता है, तो राज्यपाल को अगर ऐसा लगता है कि वो राष्ट्रीय महत्व का विषय है, तो राज्यपाल उस विधेयक को राष्ट्रपति को सौंप सकता है और फिर राष्ट्रपति उसे संसद को, और जब राष्ट्रपति के द्वारा उसे संसद को सौंप दिया जाएगा तो राज्यसभा के द्वारा ही उस पर कानून बनाया जा सकता है। कहने का मतलब सब्जेक्ट होगा स्टेट लिस्ट का, लेकिन उस पर कानून बना सकता है केंद्र। उस पर कानून बनाने का अधिकार रहेगा किसके पास? संसद के पास। अगला है आर्टिकल 250 अनुच्छेद 250, जिसमें है ड्यूरिंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी। अगर हमारे देश में नेशनल इमरजेंसी या राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हो जाती है, तो उस कंडीशन में भी राज्य सूची के विषयों पर केंद्र के द्वारा कानून बनाया जा सकता है, एज पर आर्टिकल 250 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के अनुच्छेद 250 के तहत। अगर देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगा होगा तो सारी की सारी विधायिक शक्तियां केंद्र के हाथों में आ जाएंगी और केंद्र के द्वारा राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाया जा सकता है। नेक्स्ट, आर्टिकल 252 ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ स्टेट्स, राज्यों के आग्रह पर अगर 2 या 2 से अधिक राज्य एक ही कानून चाहते हैं और वो उस कानून की सिफारिश केंद्र से करते हैं, तो उस कंडीशन में भी राज्य सूची के विषयों पर केंद्र के द्वारा कानून बनाया जा सकता है, जब 2 या 2 से अधिक राज्य मिलकर सिफारिश करेंगे केंद्र से उस विषय पर कानून बनाने के लिए। इसके बाद आर्टिकल 253 कहता है टू अप्लाई इंटरनेशनल पैक्ट्स एंड ट्रीटीज, अंतरराष्ट्रीय समझौते और संधियों को लागू करने के लिए जितने भी कानून बनाए जाएंगे वो सब भी केंद्र के ही द्वारा बनाए जाएंगे। इसके बाद है एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस, यानी कि प्रशासनिक संबंध, इक्वल डिवीजन ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर्स, कार्यकारी शक्तियों का सामान्य बंटवारा। संघ और राज्यों में कार्यकारी शक्तियों को सामान्य रूप से क्या किया गया है? डिवाइड किया गया है, उनका बंटवारा किया गया है। इसके बाद है पावर ऑफ यूनियन टू डायरेक्ट स्टेट्स,
संघ को यह अधिकार है कि वह राज्यों को निर्देश दे सकता है, या राज्यों को निर्देश देने की केंद्र की शक्ति होती है। एक्सचेंज ऑफ वर्क्स, अगर संघ चाहे, केंद्र चाहे, तो राज्यों को कार्यों का आदान प्रदान कर सकती है। और ध्यान रखेंगे, ऑल इंडिया सर्विस, अखिल भारतीय सेवाएं, आर्टिकल 312 के तहत किसी भी सेवा को अखिल भारतीय सेवा का दर्जा प्रदान करने के लिए भी जो शक्ति है वो किसके पास होती है? केंद्र के पास होती है। और केंद्र में वो पावर लोकसभा के पास नहीं, बल्कि केवल और केवल राज्यसभा के पास होती है। अगला है फाइनेंशियल रिलेशंस या वित्तीय संबंध, जो कि है संविधान के भाग 12 में आर्टिकल 238 से 293 तक। 268 से लेकर 293 तक होता है फाइनेंशियल रिलेशंस, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम में पूछे जाने वाला होता है आर्टिकल 280 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का अनुच्छेद 280, जिसमें है फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया या भारत का वित्त आयोग। आफ्टर एवरी 5 years, प्रत्येक 5 वर्ष के बाद, आफ्टर एवरी 5 years या प्रत्येक 5 वर्ष के बाद, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विल एस्टैब्लिश अ फाइनेंस कमीशन, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा एक वित्त आयोग का गठन किया जाएगा, जो कि हर 5 साल के बाद किया जाता है। फाइनेंशियल या फाइनेंस कमीशन के कार्य क्या होते हैं? सबसे पहला है टू डिस्ट्रीब्यूट मनी बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स, संघ एवं राज्यों के बीच धन का बंटवारा करना। टू डिस्ट्रीब्यूट मनी बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स, संघ एवं राज्यों के बीच धन का बंटवारा करना। टू डिस्ट्रीब्यूट पावर्स ऑफ टैक्सेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स, संघ और राज्यों के बीच करों की शक्तियों को विभाजित करना। टू गिव फाइनेंशियल एडवाइस टू द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति को वित्तीय सलाह देना। और साथ में कंसोलिडेटेड फंड्स और कॉन्टीजेंसी फंड्स से धन का बंटवारा करना। भारत की संचित निधि और आकस्मिकता निधि से धन का बंटवारा करने का कार्य भी कौन करता है? फाइनेंस कमीशन करता है। टर्म्स ऑफ चेयरमैन ऑफ फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल। वित्त आयोग का अध्यक्ष राष्ट्रपति के ही द्वारा नियुक्त किया जाता है, और ध्यान रखेंगे जिसका कार्यकाल होता है 5 years और 65 years ऑफ एज, 5 वर्ष या 65 वर्ष आयु, 5 वर्ष या 65 वर्ष आयु। इसके अलावा
अगर हम वित्त आयोग के अध्यक्ष की एलिजिबिलिटीज के बारे में बात करें या योग्यताओं के बारे में बात करें तो ध्यान रखेंगे, फाइनेंस कमीशन का चेयरमैन या वित्त आयोग का अध्यक्ष बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं चाहिए। सबसे पहला लिखेंगे, द पर्सन हु इज एलिजिबल टू बी अ हाई कोर्ट जज, वह व्यक्ति जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। द पर्सन हु इज एलिजिबल टू बी अ हाई कोर्ट जज, वह व्यक्ति जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो, सबसे पहला। दूसरी योग्यता, द पर्सन हु इज एलिजिबल टू बी अ CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, वह व्यक्ति जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक बनने की योग्यता रखता हो। वह व्यक्ति जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बनने की योग्यता रखता हो। इसके बाद, द पर्सन हु हैज अ गुड नॉलेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड अकाउंट्स, या लिखेंगे अ पर्सन हु हैज गुड नॉलेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस, वह व्यक्ति जिसे प्रशासन एवं वित्त की अच्छी जानकारी हो। वह व्यक्ति जिसे वित्त एवं प्रशासन की अच्छी जानकारी हो। और एक लिखेंगे, द पर्सन हु हैज अ गुड नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स, वह व्यक्ति जिसे अर्थशास्त्र का अच्छा ज्ञान हो। वह व्यक्ति जिसे अर्थशास्त्र का अच्छा ज्ञान हो। इसके बाद हेडिंग डालिए, पार्ट 14 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके अंतर्गत आती है सर्विसेज अंडर यूनियन एंड स्टेट्स। संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं। सर्विसेज अंडर यूनियन एंड स्टेट्स, संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं, आर्टिकल 308 से लेकर 323 तक हम बात करते हैं संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं की। सबसे पहले लिखेंगे आर्टिकल 312, जिसमें है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज, अखिल भारतीय सेवाओं का गठन। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज या अखिल भारतीय सेवाओं का गठन।
इसके बाद लिखिए पब्लिक सर्विस कमीशन। पब्लिक सर्विस कमीशन या लोक सेवा आयोग। पब्लिक सर्विस कमीशन या लोक सेवा आयोग जिसमें हम बात करेंगे सबसे पहले आर्टिकल 315 के बारे में, जो कहता है देयर शैल बी अ यूपीएससी फॉर यूनियन एंड अ स्टेट पीएससी फॉर ईच स्टेट। लिखेंगे संघ के लिए एक संघ लोक सेवा आयोग, संघ के लिए एक संघ लोक सेवा आयोग एवं प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्य लोक सेवा आयोग होगा। संघ के लिए एक संघ लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग होगा। इसी में लिखेंगे देयर कैन बी अ कॉमन पब्लिक सर्विस कमीशन। There can be a common public service commission for two or more states। लिखेंगे दो या दो से अधिक राज्यों के लिए, दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही, दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही लोक सेवा आयोग हो सकता है। दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही लोक सेवा आयोग हो सकता है। आर्टिकल 316 अपॉइंटमेंट ऑफ chairman and members of public service commission। appointment of chairman and members of public service commission and their term। लिखेंगे लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति एवं कार्यकाल। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति एवं उनके कार्यकाल। सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे द चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ यूपीएससी आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ यूपीएससी आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट।
संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ यूपीएससी आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। और लिखेंगे चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ स्टेट पीएससी। चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ स्टेट पीएससी आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। और अगर कार्यकाल की बात करें तो ध्यान रखेंगे यूपीएससी चेयरमैन का कार्यकाल होता है 6 इयर्स और 65 ईयर्स एज, 65 6 साल या 65 वर्ष आयु। और स्टेट पीएससी चेयरमैन का कार्यकाल होता है 6 इयर्स और 62 ईयर्स एज, 6 वर्ष या 62 वर्ष आयु। नेक्स्ट आर्टिकल 317 जिसमें है टर्मिनेशन ऑफ चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन। लिखेंगे लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का निलंबन। लिखेंगे दे विल बी रिमूव्ड बाय द सेम प्रोसेस। दे विल बी रिमूव्ड बाय द सेम प्रोसेस बाय विच they will be removed by the same process by which Supreme Court and High Court judges are removed। लिखेंगे इन्हें उसी विधि से हटाया जाएगा। इन्हें उसी विधि से हटाया जाएगा जिस विधि से इन्हें उसी विधि से हटाया जाएगा जिस विधि से सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। अगला लिखेंगे आर्टिकल 319 आफ्टर गेटिंग रिटायर्ड chairman and members are not eligible to be reappointed। लिखेंगे अध्यक्ष एवं सदस्य सेवानिवृत्त होने के बाद अध्यक्ष एवं सदस्य सेवानिवृत्त होने के बाद पुनः नियुक्त होने के योग्य नहीं होते हैं। इसके बाद आर्टिकल 320
जिसमें है वर्क्स ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, लिखेंगे लोक सेवा आयोग के कार्य। वर्क्स ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन या लोक सेवा आयोग के कार्य। सबसे इंपॉर्टेंट काम लिखेंगे टू कंडक्ट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस एवरी ईयर, प्रत्येक वर्ष सिविल सेवा परीक्षाओं का आयोजन करवाना। टू कंडक्ट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस एवरी ईयर, प्रत्येक वर्ष सिविल सेवा परीक्षाओं का आयोजन करवाना। आर्टिकल 322 में है एक्सपेंसेस ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, लिखेंगे लोक सेवा आयोग के व्यय या खर्चे। लिखेंगे द एक्सपेंसेस ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन आर अप्लाइड ऑन कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ इंडिया एंड स्टेट। लिखेंगे इनके खर्चे भारत एवं राज्यों की संचित निधि पर भारित होते हैं। इनके खर्चे भारत और राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं। लिखेंगे आफ्टर अपॉइंटमेंट देयर सैलरीज एंड अलाउंसेस कैन नॉट बी रिड्यूस्ड, नियुक्ति के पश्चात इनके वेतन एवं भत्तों में कोई कमी नहीं की जा सकती। नियुक्ति के पश्चात इनके वेतन एवं भत्तों में कोई कमी नहीं की जा सकती। चलिए, इसके बाद हमें पढ़ना है भाग 15, जिसमें हम बात करेंगे इलेक्शन के बारे में। तो दोस्तों, कल आपसे मुलाकात होती है। कल हम फिनिश करेंगे भाग 15, 16 और 17। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।